आज हम लोग बात करने वाले एसी सर्किट, एसी करंट के बारे में पढ़ चुके थे, इक्वेशन पढ़ चुके थे, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसटेट हो या बीपीएससी हो, काफी क्वेश्चंस पूछे गए, इजी क्वेश्चंस पूछे गए। इसका हो सके तो एसी का जो अपना क्या है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है उसको ही बनाइएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आराम से एक एक चीज को समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, तो फॉर्मूले को समझना होता है, कब, क्यों, कैसे, किस लिए, ठीक है। तो मतलब यह है कि ऐसा परिपथ जिसके अंदर हम लोग प्रतिरोध की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, इंडक्टर की बात करें, प्रेरक की बात करें या कैपेसिटर की बात करें, या कह सकते हैं संधारित्र की बात करें, ऐसा कैपेसिटर जिसमें ये सब चीजें लगी रहती है ना, और प्रवाहित धारा क्या होती है, एसी रहता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, तो उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऐसा परिपथ होगा जिसमें ये सब लगा हो और सप्लाई किसका होगा, एसी का होगा, इसकी बात करेंगे, ठीक बात। चलिए शुरू करते। सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस जान लीजिए, हो सके तो कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो पूछ दे, नहीं पूछे तो नहीं पूछे। सबसे पहला क्या है, ऑल एसी मीटर रीड आरएमएस वैल्यू, मतलब एसी जो मापता है, जितने मीटर होते हैं वो आरएमएस मान को मापता है, ठीक है। दूसरा चीज, ऑल एसी मीटर आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किस पे, किसके ऊपर बेस्ड होता है, मीटर का मेजरमेंट जो किया जाता है किसके इफेक्ट पे, हीटिंग इफेक्ट पर, मतलब उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, ठीक है। तीसरा, डिफ्लेक्शन, जो मेजरमेंट इक्विपमेंट होता है एसी को मेजर करने के लिए, याद होगा पिछले वाले में क्वेश्चन भी किए थे, वो होता है हॉट वायर मीटर, ठीक है। और यहाँ जो विक्षेपण होता है, कह सकते डिफ्लेक्शन जो होता है, वो आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कह सकते हैं तप्ततार मीटर, तप्ततार मीटर, ठीक है। और वही डीसी की बात करें तो सारा का सारा यहाँ जो मेजरमेंट किया जाता है वो किसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, औसत मान को मेजर करते हैं, ठीक है। और ये चुंबकीय प्रभाव पर, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे। और ये जो मीटर होता है, डीसी मीटर जो होता है, उसमें जो क्या सकता है डिफ्लेक्शन आता है, विक्षेपण आता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह सकते हैं सिंपल सा आई के, जबकि एसी वाले में क्या होता है, आरएमएस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। छोटी सी चीज है, ध्यान में रखेंगे एकदम अच्छे से इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो कुछ टर्म्स अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, इस टर्म्स को आप अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि टर्म्स का जरूरत आगे पड़ने वाला है। तो हम पहले ही टर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिएक्टेंस या प्रतिघात, ठीक है। जब एसी परिपथ के अंदर क्या लगा हो, इंडक्टर लगा हो, प्रेरक लगा हो या कैपेसिटर लगा होता है, तो इसके कारण जो प्रतिरोध होता है उसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं सिंपल सा रिएक्टेंस या प्रतिघात। एक होता है प्रतिबाधा, इंपीडेंस, वो भी आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो रिएक्टेंस या प्रतिघात को सबसे पहले दिखाते किससे, एक्स से दिखाते, ठीक है। तो कह सकते हैं रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टेंस और द कैपेसिटेंस इन द पाथ ऑफ करंट, मतलब पाथ ऑफ एसी सर्किट कह सकते हैं, या कह सकते हैं पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। तो अशुद्ध प्रेरक मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ क्या लगा हो, प्रेरक लगा हुआ है, ठीक है, या शुद्ध धारिता मतलब जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसके कारण उस परिपथ में, धारा में क्या होगा, अवरोध आएगा, उसको क्या कहते हैं, अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिघात भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है, क्या है, अवरोध है। तो इसका भी मात्रक जो होगा वो क्या होगा, ओम होगा, याद रखेंगे, क्या होगा, ओम होगा मात्रक, किसका, प्रतिघात का, रिएक्टेंस का, ठीक है। अब चूंकि जब इंडक्टर के कारण बात करें, ठीक है, प्रेरक के कारण जो प्रतिरोध होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात। इसको चूंकि इंडक्टर है तो एल, तो एक्सएल से डिनोट करते हैं, और एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ठीक। तो कह सकते हैं द रिएक्टेंस प्रोड्यूस्ड ओनली बाय इंडक्टेंस, मतलब किसके कारण, केवल प्रेरकत्व के कारण जो इंडक्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात। इंडक्टर का इंडक्टिव, ठीक है, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कह सकते हैं किसके कारण, कैपेसिटर के कारण जो होगा उसे को क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह सकते हैं। केवल संधारित्र बोलो या धारिता के कारण जो होगा उसे क्या बोलेंगे, धारितीय प्रतिघात। इतनी सी चीज, इंडक्टर का उसको एक्सएल से दिखाएंगे, और एक्सी मतलब कैपेसिटर का जो होगा उसको एक्सी से दिखाएंगे। इस सब का ये मात्रक क्या होगा, सब चूंकि रेजिस्टेंस है, सब का मात्रक क्या होगा, ओम ही रहना है, ठीक है। और एक्सएल बराबर ओमेगा एल याद रखेंगे, और एक्सी बराबर 1 बाय ओमेगा सी,
1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा पता ही है क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक। और एल तो पता ही है क्या है, सी पता ही है क्या है, ठीक। तो कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटेंस ही होगा, इंडक्टर है तो इंडक्टेंस होगा एल, ठीक है। तो दोनों चीज याद रखेंगे। एक्स से किसको दिखाते हैं, सिंपल सा रिएक्टेंस बोलो या प्रतिघात बोलो। यदि हमारा इंडक्टर होगा तो उसके कारण जो होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस कह सकते हैं, पेड़कीय प्रतिघात कहेंगे। यदि कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या धारितीय प्रतिघात होगा, एक्सएल और एक्स से डिनोट करेंगे। इतनी सी कहानी सिर्फ है और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, अब इंपीडेंस, ठीक है, प्रतिबाधा, इसको दिखाते किससे, जेड के कारण। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, इस तीनों में से कोई दो लगा हो या तीनों का तीनों लगा हुआ हो, तो उसके कारण जो धारा के प्रवाह में क्या होगा, अपोजिशन आएगा, प्रतिरोध आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं इंपीडेंस या प्रतिबाधा। इंपीडेंस या प्रतिबाधा ध्यान रहेगा, इसको जेड से दिखाते हैं तो कह सकते हैं इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, ऑल थ्री, मतलब तीनों को एक साथ ले लो, और द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ देम इज द इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड इंपीडेंस। मतलब दो को ले लो, एक एक को लिए तो क्या बोले थे, रिएक्टेंस बोले थे, ठीक है। जब दो को ले ले, तीन को ले ले, चाहे दो कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आरसी ले लो, आरएल ले लो, एलसी ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इंपीडेंस बोलेंगे, ठीक। तो प्रतिबाधा या इंपीडेंस तो कह सकते हैं सिंपल सा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता तीनों के संयोग द्वारा अथवा इनमें से किसी भी दो के संयोग द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, सिंपल सा प्रतिबाधा कहते हैं। याद रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखिए, नाम का कम से कम, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला को एकदम रट के रखना है। अभी जस्ट बोले चाहे रिएक्टेंस हो या इंपीडेंस हो, सबका यूनिट क्या होता है, ओम। अभी जस्ट बोले मतलब इस Z का भी यूनिट क्या होगा, ओम, X का भी यूनिट क्या होगा, ओम, या ओम को ही क्या कह सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। जानते हैं ना हम लोग, V इक्वल्स टू I इंटू R, तो R बराबर क्या होता है, V बाई I, तो V का क्या होता है, वोल्ट, और करंट का एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला एकदम पक्का वाला याद रखना है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL बराबर ओमेगा एल, XC बराबर 1 बाई ओमेगा सी। इतने छोटे छोटे चीज को याद रखना है, फॉर्मूला कम से कम याद रखना है, मतलब मिनिमम फॉर्मूला याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट, अब फेज क्या होता है, देखो जो इक्वेशन है साइन के साथ जो एंगल होता है इसको इसका फेज कहते हैं। तो कह सकते हैं द एंगल ऑफ साइन इन द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड फेज। मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता अथवा धारा के समीकरण में साइन के एंगल को क्या कहा जाता है, कला कहते हैं या फेज कहते हैं। तो सबका हिंदी इंग्लिश याद रखिएगा। तो सिंपल सा मान लो ये अपने पास क्या है, I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आगे देखेंगे इक्वेशन आएगा ही, ठीक है। तो ये साइन के साथ ये एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, इसका फेज। अब सबसे पहले इनिशियल फेज, प्रारंभिक फेज की बात करें तो प्रारंभिक का मतलब क्या, जब t इक्वल्स टू 0 रहा होगा उसी को ना प्रारंभिक बोलेंगे। तो t इक्वल्स टू 0 पे यदि हमारे पास ये क्या है, फेज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, तो t इक्वल्स टू 0 पे 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 0 डाल देंगे तो ओमेगा इंटू टी प्लस माइनस फाइव, मतलब जो भी फाइव हो, चाहे प्लस में रहा हो या माइनस में रहा हो, तो सिंपल सा कह सकते हैं एंगल उस समय क्या हो जाएगा, फाइव। और फाइव के अंदर कोई टी नहीं है तो कह सकते हैं इट डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब टी है ही नहीं, फाइव तो फाइव है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट मतलब टाइम के साथ नहीं बदलने वाला है। और उसी तरीके से बोला जाए इंस्टेंटेनियस फेज, तात्क्षणिक कला, मतलब किसी भी टाइम के ऊपर, तो उसके लिए हमको क्या होगा, ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तो ये हमारा हो जाएगा किसी भी टी की वैल्यू डालोगे उस समय का फेज बता देगा। अब फेज चूंकि क्या है, साइन के साथ जो एंगल होता है उसको फेज कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं सिंपल सा फेज का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन में ले लो, ठीक है, या डिग्री में ले लो, तो मोटा मोटी रेडियन में ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं फेज समझ में आया। मतलब इक्वेशन के अंदर जो साइन के साथ एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, उसका फेज।
अब फेज आया तो फेज डिफरेंस भी आएगा। तो चलिए, तो सिंपल सा कह सकते हैं फेज डिफरेंस का मतलब, जैसे मान लो दो अपने पास इक्वेशन है, ठीक है, उसमें एंगल जो दे के रखा उसके डिफरेंस को क्या कह सकते हैं, फेज डिफरेंस। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए डिफिनेशन पे नहीं फोकस करना ज्यादा, डिफाइन ऐसे करते हैं, फेज डिफरेंस इज द डिफरेंस इन डिग्री और रेडियन, डिफरेंस इन डिग्री और रेडियन व्हेन टू और मोर अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जैसे करंट और वोल्टेज रीच देयर मैक्सिमम और जीरो वैल्यू, जब ये मैक्सिमम पहुंचता है या जीरो वैल्यू पहुंचता है उस समय जो फेज में डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस इन डिग्री और रेडियन मतलब फेज में डिफरेंस, उसी को क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस। या सिंपल सा कह सकते हैं दो क्वांटिटीज है, उसमें साइन का जो एंगल देके रखा उन दोनों का डिफरेंस दोनों क्वांटिटीज के, जैसे यहां मान लो करंट का देके रखा है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और करंट के लिए क्या देके रखा है, ओमेगा टी प्लस फाइव टू। तो यदि हमको फेज डिफरेंस निकालना होगा तो साइन के इस एंगल से उस एंगल को घटा लेंगे, तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा। इतनी सी कहानी। तो क्या, जब वोल्टा धारा का मान अधिकतम या शून्य होता है तो उसके कला में अंतर को क्या कहते हैं, कला अंतर कहते हैं, फेज डिफरेंस कहते हैं। बार बार कह रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिए नाम का, ठीक है। चलिए, अब फेज डिफरेंस ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू भी, अब याद होगा इससे पहले भी ई समटाइम, सम बुक इसको ई से लिखता है, कुछ बुक इसको स्मॉल ई से लिखता है, कुछ बुक कैपिटल ई से लिखता है, कुछ बुक भी से लिखता है, सब अपने अपने हिसाब से सब एक ही चीज, क्योंकि पता है ई फॉर ईएमएफ होता है, स्मॉल ई से भी ईएमएफ होता है, और भी से भी वोल्टेज होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज और ईएमएफ सब एक ही चीज होता है ना। तो इस तरीके से तो कह सकते हैं सबसे पहले फेज डिफरेंस ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू भी, तो भी के रिस्पेक्ट में करंट का, तो करंट के लिए सिंपल सा क्या करते हैं, तो भी के रिस्पेक्ट में मतलब दिस में से दिस घटा लो, तो कह सकते हैं सिंपल सा ओमेगा टी प्लस फाइव टू में से किसको माइनस कर लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव वन। अब इसको माइनस करेंगे ओमेगा टी से ओमेगा टी साफ, फाइव टू माइनस फाइव वन बच जाएगा फेज डिफरेंस। तो इसको डेल फाई से भी लिखते हैं, सिंपल सा फाई से भी लिखते हैं। उसी तरीके से कहते हैं फेज डिफरेंस किसके लिए, वोल्टेज मतलब ईएमएफ और आई के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाता सिंपल सा किसके लिए, आई के, तो भी माइनस आई का करते तो ओमेगा टी प्लस फाइव वन, ऐसे ओमेगा टी प्लस फाइव वन माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव टू, कहते हो ये से ये साफ हो जाता, यहां से क्या मिलता, फाइव वन माइनस फाइव टू। इतनी सी कहानी। तो थोड़ा छोटा छोटा चीज है, क्योंकि वर्ड आगे सुनने को मिलेगा इसलिए समझा रहे हैं, अदरवाइज तो सीधे आरएलसी ही स्टार्ट करते उसमें भी काम खत्म हो जाता अपना। तो उम्मीद करते हैं फेज समझ में आया, मतलब साइन के साथ जो एंगल है उसको फेज कह दिए, और फेज डिफरेंस का मतलब दो इक्वेशन है उसके अंदर जो साइन के साथ एंगल है उसका डिफरेंस को फेज डिफरेंस कह लिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं फेज डायग्राम की, कला आरेख की। अब क्या है कि वोल्टेज को, ठीक है, या ईएमएफ को एक घूर्णी सदिश रोटरी वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, और जिस डायग्राम पे उसको दिखाते हैं उसी को फेजर डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कला आरेख कहते हैं, ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटरी वेक्टर, मतलब कहां पे करंट और वोल्टेज को, ईएमएफ को और वोल्टेज को, करंट और वोल्टेज को एक रोटरी वेक्टर के रूप में दिखाते हैं, वैसे डायग्राम जिस डायग्राम पे दिखाते हैं उस डायग्राम को क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं। विथ किसके साथ, फेज एंगल के साथ, किसके साथ, फेज एंगल के साथ, मतलब करंट का फेज एंगल क्या है, वोल्टेज का फेज एंगल क्या है समझेंगे। कह सकते हैं वह आरेख जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता जिसकी आवृत्ति समान हो को घूर्णी सदिशों क्या कहते हैं, फेजर कहते हैं, के रूप में उनके बीच कला कोण के साथ दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं, कला आरेख कहते हैं, ठीक है, फेजर डायग्राम कहते हैं। इतनी सी कहानी। अब जैसे देखो ये अपना मान लो क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज की जो ये लंबाई है ये इसकी पीक वैल्यू को बताता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को बताता है, और ये कितने एंगल पे है, जैसे हम इसको लिखना चाहते तो क्या लिखते, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये क्या है, ओमेगा टी एंगल, तो कितने फेज पे है, तो ओमेगा टी फेज पे है, तो ओमेगा टी फेज के साथ उसको दिखा दिए, और ये जो पूरा लेंथ है यहां से लेके यहां तक ये इसके पीक वैल्यू को मतलब मैक्सिमम वैल्यू को दिखाएगा, ठीक। और यदि हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाएगा, तात्क्षणिक वैल्यू को बताएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे ईएमएफ की वैल्यू क्या थी या वोल्टेज की वैल्यू क्या थी,
ठीक है, तो किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब दर्शाएंगे। तो ये हो गया अपना E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यदि हमको I दिया रहता है, I इक्वल्स टू क्या चाहिए, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो यहां से क्या दिखा, एक फेजर बनाएंगे जिसका लेंथ कितना होगा, कह सकते हैं ये, चलो यहां बनाते हैं। जैसे एक फेजर बनाए, ये अपना किसको दिखाया, ई नॉट को, लेंथ को, और ये एंगल क्या है, ओमेगा टी। दूसरा है बना आई और ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब इससे फाइव आगे, यहां से एंगल क्या होगा, फाइव। और चूंकि इसका आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा बनाए, ठीक है। और ये क्या एंगल क्या हो जाएगा, फाइव। टोटल एंगल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको रिप्रेजेंट जिस ग्राफ पे करते हैं उसको क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं। इतनी सी कहानी। तो जैसे यहां देखो, इस दोनों इक्वेशन को यहां दिखाए है, ई किस पे है, ओमेगा टी पे, और आई नॉट क्या, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। मतलब एक ऐसा डायग्राम जो वोल्टेज को, ठीक है, और करंट को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेजर डायग्राम कहेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस पे इसके प्रोजेक्शन को कहते हैं इंस्टेंटेनियस या तात्क्षणिक वैल्यू, उस पर्टिकुलर टाइम पे करंट की या वोल्टेज की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो दोनों क्या है, साइन फंक्शन को फॉलो करता है। याद होगा पिछले क्लास में बात किए थे कि उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। ऐसा कुछ ग्राफ चल रहा था ना, ऐसा वाला साइन वाला, ठीक है। तो कह सकते हैं द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। मतलब इसका जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये इसके किसके बताएगा, पीक वैल्यू को बताएगा। इस सदिश की लंबाई वोल्टेज तथा धारा के शिखर मान के बराबर होती है। दूसरा चीज, प्रोजेक्शन ऑफ फैक्टर ऑन वाई एक्सिस गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब वाई एक्स पर सदिश का प्रक्षेपण प्रत्यावर्ती धारा के किसके मान को बताता है, तत्कालिक मान को बताता है। प्रोजेक्ट कर दो, मान लो जीरो टी, मतलब कह सकते हैं टी इक्वल्स टू जीरो पे यहां रहेगा, ठीक है, टी इक्वल्स टू टी बाई फोर पे यहां रहेगा, तो उस समय वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। याद होगा किसकी, करंट की वैल्यू पढ़ाए थे ना। देखो यहां के लिए बात था, यहां से यहां तक का टाइम टी, ठीक है, ये टी बाई टू, और यहां पे क्या होता है टी बाई फोर। तो टी बाई फोर पे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, तो ये हो गया कितना, जीरो पे, ये हो गया कितना, टी बाई फोर पे। तो टी बाई फोर पे यहां पहुंचता है, टी बाई फोर पे ये भी यहां पहुंचेगा, यहां आएगा कितने पे, टी बाई टू पे। तो टी बाई टू पे क्या है वैल्यू, जीरो। तो वाई एक्सिस पे क्या मिल गया, ई की वैल्यू जीरो। तो थोड़ा सा ग्राफ के साथ रिप्रेजेंट करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में थोड़ा थोड़ा सा आया। अब आगे इसको यूज करेंगे इसलिए। नेक्स्ट, अब रेसिस्टिव सर्किट, मतलब एक ऐसा सर्किट, ऐसी सर्किट है जिसके अंदर केवल क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ, ओमिक प्रतिरोध लगा हुआ है, सिर्फ रेसिस्टेंस लगा हुआ है। तो एस को हम लोग क्या बोलेंगे, आर सर्किट, मतलब पूर्णतः प्रतिरोधी परिपथ जिसमें सिर्फ प्रतिरोध लगा, जैसे दिख रहा है ये परिपथ है, इसमें क्या लगा हुआ है, सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। और एसी लगा दिए, एसी का याद हो ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अभी जितने भी केस करेंगे उस सब में ई का इक्वेशन सेम रखेंगे, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बाकी करंट की वैल्यू सबके लिए निकालेंगे। तो एक हम चूंकि रेसिस्टेंस के लिए निकाल लेते हैं, बाकी सबको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो थोड़ा सा यदि ज्यादा डिटेल में जाना है तो जाके बुक देखिएगा, ठीक। चलिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ऑलरेडी प्रूव भी किया, पिछले चैप्टर में किए हैं और इससे पहले वाले वीडियो में भी बताएं। तो चलिए, ई इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू क्या जानते हैं, वी इक्वल्स टू होता है आई इंटू आर। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर EMF, मतलब E इक्वल्स टू आई इंटू आर लिखा जा सकता है। तो E के जगह पर आई इंटू आर, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस R को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर। यहां से हम I बराबर लिखते तो क्या लिखते, I बराबर लिखते तो क्या लिखते, E बाई आर। तो यहां से लिख सकते हैं ना I बराबर, या ऐसे भी सिंपल सा इस साइड ले आओगे तो ऐसा, ओके। तो उधर वो नहीं करना है कुछ भी। तो ये हो गया अपना, और ये ई नॉट बाई आर जो होता है वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो इसको कह सकते हैं आई नॉट। तो सिंपल सा कह सकते हैं ई नॉट बाई आर इज इक्वल्स टू आई नॉट, ठीक है। तो आर बराबर लिखते तो ई नॉट बाई आई लिखा सकते हैं।
और ई नॉट बाई आई नॉट इक्वल्स टू ई आर एम एस बाई आई आर एम एस। कैसे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद हुआ कुछ ऐसा, आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट बाई रूट टू होती है। तो आई नॉट बराबर लिखते तो क्या लिखते, रूट टू आई आर एम एस। उसी तरह ई नॉट बराबर लिखते तो क्या लिखते, रूट टू ई आर एम एस लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट के जगह पे रूट टू ई आर एम एस और आई नॉट के जगह पे रूट टू आई आर एम एस। रूट टू से रूट टू साफ हो जाता, क्या बचता, ई आर एम एस बाई आई आर एम एस होता। तो ई नॉट बाई आई नॉट लिख लो, ई आर एम एस बाई आई आर एम एस लिख लो, इतना सा कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात किया जाए जो अपना फेज डिफरेंस है, ठीक है, कालांतर है, कालांतर अभी जस्ट पढ़े थे। तो मतलब जो अपना करंट हो गया, ये अपना क्या है, करंट का इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के अंदर अपना देखो यहाँ पे एंगल कितना है, ओमेगा टी, और इस केस में भी ई के लिए भी क्या है, एंगल ओमेगा टी। मतलब दोनों क्या होगा, एक ही लाइन पे आएगा, मतलब फेजर यदि खींचेंगे तो दोनों ओमेगा टी पर ही होगा, ठीक है। तो दोनों का यदि फेज डिफरेंस की बात करते तो मतलब ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर जीरो। तो कह सकते हैं इस केस के लिए फेज डिफरेंस कालांतर क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस वही मतलब काम करता है एसी के अंदर जैसा वो डीसी के अंदर कर रहा होता है, मतलब सेम इफेक्ट देता है। जो डीसी के अंदर अभी तक जितना भी चीज पढ़े हैं सब कुछ किसके लिए पढ़े हैं, डीसी के लिए पढ़े हैं। तो रेसिस्टेंस डीसी के अंदर जैसा इफेक्ट देता है, ठीक है, सेम इफेक्ट कहां देता है आपको, एसी के अंदर। तो कह सकते हैं बिहेवियर ऑफ रेसिस्टेंस इन डीसी एंड एसी सर्किट इज सेम, रेसिस्टेंस रिड्यूस एसी इन द सेम वे एज इट कैन रिड्यूस डीसी। जैसे डीसी को रिड्यूस करता है, रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना, यही तो काम होता है ना। तो जैसा वो डीसी में काम करता है वही काम यहां करेगा। तो डीसी और एसी परिपथ में प्रतिरोध का व्यवहार समान होता है, प्रतिरोध एसी को उसी प्रकार कम करता है जिस प्रकार डीसी को कम कर सकता है। समझे थोड़ी सी कहानी। तो यहां पे याद क्या रखना है, दोनों इक्वेशन को E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। फेज फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि दोनों का ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर 0 होता है, इसलिए फाई इक्वल्स टू फेज कितने का हो गया, 0 का हो गया। याद रहेगा रेसिस्टिव सर्किट के लिए फेज कितना, 0। E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हर एक में यूज करेंगे। I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी किसके लिए है, रेसिस्टिव सर्किट रहेगा, मतलब ऐसा परिपथ जिसके अंदर सिर्फ रेसिस्टेंस होगा, तो उस समय I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी यूज करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब इंडक्टिव सर्किट है, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, मतलब कॉइल लगा हुआ है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल परिपथ कह सकते हैं, पूर्णतः पेड़कीय परिपथ कह सकते हैं, या शुद्ध पेड़कीय परिपथ कह सकते हैं, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है। तो E इक्वल्स टू ऑलरेडी पता है, E इक्वल्स टू क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, सब में वही यूज करेंगे इक्वेशन। अब I का जब डेरिवेशन के थ्रू आप जाओगे तो डेरिवेशन के थ्रू जब I की वैल्यू निकालोगे तो वो होता है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या होता है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मतलब ये कह सकते हैं इन दोनों का यदि फेज डिफरेंस बोला जाए तो कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई फोर। तो सिंपल सा यदि हम फेज डिफरेंस की बात करते तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हो जाता ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो फेज डिफरेंस कितने का आ गया, पाई बाई टू का। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का होगा, पाई बाई टू का होगा, ओके। अब तो यहां पे करंट ईएमएफ को दिखाएं ओमेगा टी। अब चूंकि क्या है, ये ओमेगा टी से माइनस पाई बाई टू है, तो ओमेगा टी यहां था तो पाई बाई टू माइनस, मतलब ये तो कह सकते हैं ईएमएफ जो करंट जो है पाई बाई टू से पीछे चल रहा है, किससे, ईएमएफ से या वोल्टेज से, ठीक है। वोल्टेज से क्या है, करंट पाई बाई टू से पीछे चल रहा है, तो उसी को हम यहां लिख सकते हैं वोल्टेज लीड द करंट बाय पाई बाई टू, या कह सकते हैं वोल्टेज जो है करंट से पाई बाई टू से आगे चल रहा है। वोल्टेज क्या चल रहा है, करंट से आगे चल रहा है, तो कह सकते हैं वोल्टेज धारा से पाई बाई टू कौन से आगे होता है। इतनी सी कहानी समझ में आई इस दोनों से, ठीक। अब
यहाँ पे जो ई नॉट होता है, आई नॉट जो होता है वो होता है ई नॉट बाई एक्सएल। और एक्सएल ऑलरेडी याद होगा, इंडक्टर के कारण जो बनता था उसको एक्सएल बोलते थे। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ई नॉट बाई ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, मतलब 2 पाई गुने आवृत्ति। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब एक्सएल बराबर क्या है, ओमेगा एल होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल लिख सकते हैं। अब इसी को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते थे, यहां से ई नॉट बराबर लिखते तो क्या लिखते, आई नॉट इंटू एक्सएल। एक्सएल के टर्म में ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं, भावनाओं को समझ के रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी समझ में आई कि ये आई नॉट नीचे क्यों है, क्योंकि जब इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आता है, किसके लिए, इंडक्टर के लिए, ठीक है। वहां याद है ना शुरुआत में लिखे थे ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, तो यहां पर आ गया माइनस फाइव, और ये फाइव बराबर कितना, पाई बाई 2। ये क्या हो गया, इसका फेज डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ एक्सएल विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उसके साथ उसमें कोई बदलाव आता है, तो कह सकता है आवृत्ति के साथ एक्सएल का परिवर्तन। एक्सएल बराबर क्या जानते हैं, ओमेगा एल। एक्सएल बराबर क्या जानते हैं, ओमेगा एल। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, एल 2 और पाई सब कांस्टेंट है, तो एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, सॉरी एल क्या, एल तो कांस्टेंट होता है ना, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इंडक्टिव रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाते हैं डीसी सर्किट के लिए, दृश्य धारा परिपथ की बात करें तो वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो एफ कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी 0 होगा, तो फॉर्मूला में एफ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0 यदि पुट करोगे तो एक्सएल बराबर क्या मिल गया, 0। इसका मतलब क्या है, यदि किसी इंडक्टिव सर्किट के अंदर आप डीसी को प्रवाहित करो, दृश्य धारा को, डायरेक्ट करंट को प्रवाहित करोगे, तो वहां पे एक्सएल की वैल्यू 0 है, मतलब वो कोई उसका विरोध नहीं करेगा, वो आसानी से उसको जाने देगा। एक्सएल के 0 होने का मतलब क्या है, किसी पेड़ के प्रेरक के अंदर से जब आप डीसी धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो आराम से उसको जाने देता है, उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं लाता है, कोई विरोध नहीं करता है वो। तो उसी चीज को कह सकते हैं, हेंस इंडक्टर ऑफर नो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ डीसी, मतलब डीसी को फ्लो होने से रोकने के लिए कोई काम नहीं करता है। वेयर एज द रेसिस्टिव पाथ टू एसी, चूंकि ये क्या है, एक्सएल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के है, ठीक है। और एसी के पास फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो हम लोग यूज करते हैं 50 हर्ट्ज की होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो एक्सएल की वैल्यू रहेगा ही रहेगा। डीसी का फ्रीक्वेंसी 0, इसलिए एक्सएल की वैल्यू 0। तो कह सकते हैं इंडक्टर जो अपना है वो क्या करता है, डीसी को फ्लो होने देता है, मतलब उसको विरोध नहीं करता। लेकिन एसी में जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा इंडक्टर उतना ज्यादा आपको क्या करेगा, रेसिस्टिव पाथ बना के देगा, मतलब आपको उतना ज्यादा विरोध करेगा। तो कह सकते हैं इसलिए प्रेरक डीसी का कोई विरोध नहीं करता है, जबकि एसी का विरोध करता है। उम्मीद करते हैं इतनी सी कहानी समझ में आया होगा, ठीक है। और दूसरा चलिए ग्राफ भी समझ लो, एक्सएल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यदि इसका हम एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ खींचते तो क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट, अब कैपेसिटिव सर्किट की बात कर, मतलब कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या लगा हो, सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, मतलब एक एसी परिपथ ऐसा है जिसमें क्या लगा हो, सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो उस समय ई बराबर तो वही होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आई का फॉर्मूला जब आप डिराइव कीजिएगा तो आई कोस्ट हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां पे प्लस पाई बाई 2 आ गया। पिछले वाले में क्या था, इंडक्टर वाले केस में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, जबकि कैपेसिटर के केस में क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां पे फेज डिफरेंस की बात करते तो क्या होता, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो सीधा सीधी यहां कहते तो ये हो जाता ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो यहां क्या हो जाता, माइनस पाई बाई 2। तो यहां सीधा सीधी कह सकते हैं जो कालांतर होगा कितना होगा, माइनस पाई बाई 2, ठीक है।
ओके, अब यहां जो आई नॉट है, आई नॉट बराबर क्या होगा, ई नॉट बाई, तो सिंपल सा सब जगह एक ही चीज चल रहा होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। ठीक है, तो आई बराबर क्या होगा, सिंपल सा वी बाई आर। ठीक, यदि वी मतलब ईएमएफ या कह सकते हैं वोल्टेज, ठीक, और आर जब रेसिस्टेंस रहेगा तो ई बाई आर। ठीक है, जब कैपेसिटर रहेगा तो एक्सी, और जब इंडक्टर रहेगा तो एक्स क्या चीज, एल। इतना ही से तो करना है, तो सब बराबर हो ये जरूरी नहीं है, तो ये बराबर का साइन बीच से हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, और यहां लगा देते हैं किस चीज का साइन, कॉमा लगा देते हैं। इतनी सी कहानी। और एक्सी बराबर ऑलरेडी पढ़े, एक्सी बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई नॉट ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, तो ये, और चलो इसको ई ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू सी का सी। तो और एक्सी बराबर ऑलरेडी बता चुके हैं पहले, एक्सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, सिंपल सा। और यहां से यदि हम क्या लिखना चाहते, एक्सी बराबर लिखते तो क्या हो जाता, इधर चला जाता है, आई नॉट नीचे आ जाता, तो ई नॉट बाई आई नॉट। इतना समझे थोड़ा सा। तो ये एंगल सबको देखो, इतना हम आपको एंगल के साथ बता रहे हैं तो उसका कुछ तो मतलब होगा, आपसे एंगल तक पूछा जाता है। ठीक है, कितना होगा, नहीं होगा, क्यों होगा, किससे पूछे होगा, किसके लिए होगा। ठीक है, ओके। तो वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर फेज डिफरेंस आप समझ गए, π/2 होगा। ओके, दूसरा कह सकते हैं करंट लीड द वोल्टेज बाय π/2। मतलब क्या, देखो ई तो ऑलरेडी यहीं पर रहेगा ओमेगा टी पे, और ये क्या ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब इससे π/2 आगे। तो करंट लीड कर रहा है, आगे चल रहा है, किससे, वोल्टेज से। या ये कह सकते हैं वोल्टेज पीछे चल रहा है π/2 से, किसके साथ, आई के रिस्पेक्ट में। तो कह सकते हैं धारा वोल्टेज से π/2 कोण से आगे होगा। तो देखो रेसिस्टेंस के केस में फाई इक्वल्स टू कितना लिखा है, फेज डिफरेंस 0। ठीक है, तो मतलब ना आगे ना पीछे, एक ही लाइन पे। दूसरा है अपना इंडक्टर, उसमें क्या देखे भैया, जो फेज डिफरेंस था वो π/2 था, मतलब वोल्टेज से पीछे चल रहा था, कौन, अपना करंट चल रहा था। और तीसरा क्या देखे कि भैया वोल्टेज से आगे चल रहा है π/2 से, यहां पर फेज डिफरेंस कितने का था, π/2 का आया। उम्मीद करते हैं इतनी सी कहानी समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, इस अभी जैसे इसके पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किए थे, तो उसी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर था ना फ्रीक्वेंसी, इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सी विथ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के साथ एक्सल में परिवर्तन क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक्सी में परिवर्तन, सॉरी, एक्सी बराबर 1/ओमेगा एल। तो एक्सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू आवृत्ति इंटू एल। तो यहां से क्या दिखा, एक्सी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आवृत्ति के। मतलब आवृत्ति बढ़ेगा तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब घटेगी। ठीक है, तो इसका यदि हम ग्राफ बनाते तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहा है, एक्सी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो कह सकते हैं सिंपल सा एक्सी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फ्रीक्वेंसी के, आवृत्ति के होगा। ठीक है, अब फॉर डीसी सर्किट, मतलब ऐसा परिपथ जिसमें क्या जा रहा है, दृष्ट धारा जा रही है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। अब मान लो इसके नीचे में हम 0 डाल दिए, जैसे फॉर्मूला था ना एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, इस जगह पे हमने क्या डाल दिया, 0 पुट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ, इसका रेसिस्टेंस डीसी के लिए इनफाइनाइट है। मतलब क्या हुआ कि वो डीसी को जाने नहीं देता है कैपेसिटर, ठीक है, रोक देगा। तो कह सकते हैं कैपेसिटर ब्लॉक द फ्लो ऑफ डीसी बट प्रोवाइड एन इजी पाथ फॉर एसी। क्योंकि एसी के पास फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी एक्सी की वैल्यू उतनी कम होगी, तो इजी पाथ एसी के लिए। लेकिन डीसी के लिए रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी सी कहानी। तो कह सकते हैं संधारित्र डीसी के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, लेकिन एसी के लिए यह आसान मार्ग प्रदान करता है। मतलब भैया आप आराम से आओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के आओ और चुपचाप चले जाओ। ठीक है, जबकि इंडक्टर के केस में क्या देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्सएल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसका था, आवृत्ति का। मतलब आवृत्ति बढ़ाइएगा तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब उतना ज्यादा अवरोध पैदा करेगा कौन, इंडक्टर। लेकिन कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को
जितना ज्यादा आवृत्ति को बढ़ाइएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उतना ज्यादा एसी आसानी से जाएगा। लेकिन डीसी के केस में क्या देखे थे, डीसी इंडक्टर के केस में डीसी एकदम फ्री जाने देता, भाई जा तुम्हारे लिए हम कोई प्रतिरोध नहीं देंगे इंडक्टर को। लेकिन कैपेसिटर को क्या करता है डीसी, भैया रुक जा, तुम नहीं जा सकते हो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तुम्हारे ऊपर हम लगाते हैं, मतलब इतना ज्यादा कर्ज लगा देते हैं कि तुम इस जन्म में क्या अगले 100 जन्म में भी नहीं चुका सको। ओके, तो ये समझ में आया थोड़ी सी कहां ऐसा ग्राफ कैसा हो, कुछ ये बढ़ेगा तो चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा ही कुछ बनता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आरएलसी सर्किट की, मतलब श्रेणी एलआरसी, मतलब ऐसा परिपथ जिसके अंदर हम लोग किसकी बात करेंगे, तीनों को लगा दिए, रेसिस्टेंस को भी लगा दिए, इंडक्टर को भी लगा दिए और कैपेसिटर को भी लगा दिए, लगा सकते हैं तीनों, तो ऐसा कुछ सर्किट बनेगा। ठीक है, अभी जस्ट क्या पढ़े थे हम लोग, रेसिस्टेंस के केस में जिस साइड ईएमएफ था सेम डायरेक्शन में करंट भी होता था, याद है, तो यहाँ पर फाई कितना था, 0। जबकि यदि हम करंट के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं तो करंट का क्या था, करंट जैसे याद होगा ये अपना ईएमएफ का था, और पहले वाले केस में क्या आया था याद है, -π/2 ओमेगा टी -π/2, तो ये अपना किसके लिए था, आई नॉट के लिए, ई नॉट के लिए। तो यदि हम इन दोनों के बीच का एंगल कितना था 90, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90। यदि हम करंट के डायरेक्शन को फिक्स रखें तो वोल्टेज किधर जाएगा, यदि हम करंट का डायरेक्शन क्या रखें इस डायरेक्शन में, तो वोल्टेज इसको यदि हम ऐसे करेंगे तो वोल्टेज इधर चला जाएगा, तो वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा। उसी तरीके से याद होगा किसके लिए, कैपेसिटर के लिए जो हम निकाले थे ईएमएफ ऐसा था, और ये कितना था कैपेसिटर के लिए इस टाइप अपना क्या था आई, तो यदि हम ये अपना आई था, इसको हम लोग किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लाएंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा तो ये इस पे, और इसको घुमा के यदि इस पे लाओगे तो ये पहुंच जाएगा इस वाले पे, यदि ये पहुंचा कहाँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो इस केस में भी कितना था याद होगा 90 डिग्री था। ठीक, अब सबको हम ले आते हैं एक ग्राफ के ऊपर, तो आई को एक साइड सबको रखना है, भी को सबको अलग अलग, तो चलो हम आई को एक साथ रखेंगे, तो इसके लिए तो आई जिस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में भी होगा, इसके लिए आई को हमको किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखेंगे, तो आई को ऐसे घुमाएंगे तो वीएल इस साइड चला जाएगा, तो वीएल इस साइड आ गया। इस डायरेक्शन में आई को थोड़ा सा, ये ऐसे है ना, आई कैसे है ऐसे है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, तो वीसी कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ में ज्यादा नहीं जाना है, फॉर्मूले को याद रखना है। तो यहाँ पे जो धारा का समीकरण होगा, ईएमएफ को तो पता ही है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सब जगह चलना है। ठीक है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। देखो अब ये डिपेंड कर रहा है, ये जो देख रहे हो ये तीनों का कंबाइन का एक कंबाइंड ईएमएफ है। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा ईएमएफ हुआ, उसके लिए करंट क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। यहाँ आई नॉट बराबर की लिख सकते हैं, आई नॉट फुल कैपिटल में ही लिख लो। ठीक है, आई नॉट बराबर ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई जेड या वी नॉट बाई जेड। ठीक, अब v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू रूट अंडर, देखो ये vc की वैल्यू कम होगी, vl की वैल्यू ज्यादा होगी, दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो इतना सा आएगा vl माइनस vc, तो इसका इसका, तो यदि हम रिजल्टेंट की बात करते तो क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बराबर ये होता। इसको ईएमएफ लिख लो या सिंपल सा वोल्टेज लिख लो, तो ई इक्वल्स क्या रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी, ये क्या है वीएल माइनस वीसी, तो ये भी वीएल माइनस वीसी, तो यदि हमको ये निकालना था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया वी आर का स्क्वायर प्लस वीएल माइनस वीसी का स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा याद रखोगे या ऐसे भी याद होगा, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर पढ़े हैं, मतलब इक्वेशन आया था ना जेड के लिए, तो यहाँ वी के लिए वही सिर्फ आर के लिए वी आर का स्क्वायर और एक्सएल के लिए वी एल और एक्सी के लिए वीसी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा टर्म मैच करके याद करेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं रखा है तो ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है, आराम से फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब परिपथ के प्रतिबाधा की बात करें तो देखो इससे पहले क्या था, यहाँ पे v इक्वल्स टू क्या लिखे थे, v इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर, वी आर मतलब आई इंटू आर। ठीक है, v इक्वल्स टू क्या होता है आई इंटू आर। एक्सेल में भी हम लोग निकाल सकते थे, वी एल था ना, तो यहाँ पर भी क्या होता है आई के टर्म में ऑलरेडी पीछे निकाले, एक्सी को भी आई के टर्म में निकाले हैं। ठीक,
तो सब में से आई जब कॉमन ले लेते तो हमारा जो इंपीडेंस बनता किसके लिए, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे मान लो कोई सर्किट ऐसा हो जिसमें सिर्फ रेसिस्टेंस होगा, एल और सी नहीं होगा, तो इस दोनों को हटा देंगे तो जेड बराबर सीधा सीधी आर आ जाता। यदि अपना सिर्फ एक्सएल होता तो सबको मिटा दो, बाकी जो बच गया एक उससे निकल जाएगा। मतलब यदि ये याद है तो किसी भी सर्किट के लिए आप क्या निकाल सकते हो, रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, चाहे इंडिविजुअल हो, सिर्फ कैपेसिटिव हो, रेसिस्टिव हो या इंडक्टिव हो, ठीक है, चाहे दो का कॉम्बिनेशन हो या तीन का कॉम्बिनेशन हो। अभी सिंगल सिंगल पढ़े हैं, ठीक है, अभी ट्रिपल का पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे डबल का। तो आर बराबर तो आर होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी, सबको लिख सकते हैं ऐसा। अब दूसरा चीज देखो, tan फाई, यदि हमको फेज डिफरेंस निकालना है तो सिंपल सा ये अपना फाई, तो ये क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा tan फाई लिखते दिस बाय दिस, तो ये दिस कितना है, ये है VL माइनस VC, तो VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। V बराबर I इंटू आर होता है, सब में से I कॉमन ले लोगे तो रेसिस्टेंस के साथ आ जाएगा, तो XL माइनस XC अपॉन R, और XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C। तो उसी कहानी को याद रखना है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर याद रखेंगे VL माइनस VC बाई R, Z बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बाकी तो XL और ओमेगा L को याद ही रखना है। चलिए अब रेसिस्टिव इंडक्टिव सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेसिस्टेंस हो और इंडक्टर हो, मतलब ये रेसिस्टेंस है और इंडक्टर है, ठीक है। तो एक हम बोले थे याद रखो आराम से, तो Z बराबर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऑलरेडी बता चुके। अब इसमें क्या है, रेसिस्टेंस है और इंडक्टर है, मतलब कैपेसिटर नहीं है, तो इस टर्म को हटा दो, तो यहां से क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, इतना सा आसान। करंट इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड, ऑलरेडी हर एक केस में देखे हैं, ठीक है। तो चूंकि रेसिस्टेंस और क्या है, जेड बराबर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो जेड के जगह पर लिख दिए, बात खत्म। चलो फेज डिफरेंस tan फाई इक्वल्स टू क्या निकाले, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर जस्ट निकाले हैं। तो चूंकि इसमें क्या नहीं है, सी नहीं है, तो इस वाले टर्म को हटा दिए, तो एक्सएल बाई आर। अब आया शक्ति गुणांक पावर फैक्टर, इसके बारे में अभी नहीं पढ़े हैं, तो ये पावर फैक्टर अभी कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए याद रखेंगे पावर फैक्टर को cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ फाई है ना वही वाला फाई ये भी होता है, सिर्फ ये tan में होता है, तो फेज को दिखाता है। जब यहाँ से कह सकते हैं फेज यदि सिंपल सा पूछा जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, तो ये फेज को दिखाया, ठीक है। और जब कॉस के साथ इस फेज डिफरेंस को लिखा जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पावर फैक्टर बोलते हैं, शक्ति गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। और शक्ति गुणांक क्या होता है, आर बाई जेड, जेड कितना निकाले, दिस, इसको रख दिए, पावर फैक्टर निकल गया। तो फॉर्मूला रिलेट करके याद करना, उस तरह सिंगल सिंगल के भी निकालेंगे, सब जगह वही निकलेगा, चाहे रेसिस्टेंस अब 3 पढ़े थे शुरुआत में, उस केस में भी। नेक्स्ट, अब रेसिस्टिव और कैपेसिटिव सर्किट है, मतलब रेसिस्टेंस है और कैपेसिटर है, मतलब इंडक्टर नहीं है सर्किट में, नहीं ना, सर्किट में इंडक्टर, रेसिस्टेंस है और कैपेसिटर है, तो इंडक्टर नहीं है। तो इंडक्टर नहीं है तो इंडक्टर वाले को काट दो, इसको हटा दो, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस एक्सी का होल स्क्वायर बराबर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये अपना हो जाएगा इतना। शिखर मान आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड, जेड बराबर जस्ट निकाले, रख दिए, बात खत्म। उस तरफ फेज डिफरेंस के लिए क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी, तो यहां से क्या अपने को पता है भैया इंडक्टर ये नहीं है, तो क्या बचेगा, एक्सी बाई आर बचेगा, तो एक्सी बाई आर जब वैल्यू डालेंगे तो माइनस प्लस होता रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज शक्ति गुणांक आर बाई जेड होता है, जेड बराबर क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। मतलब एक याद है, सबको रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, मतलब जिसमें इंडक्टर लगा हो और कैपेसिटर लगा हो, तो उसको कह सकते हैं एलसी सर्किट, ठीक है। तो एलसी सर्किट के अंदर हमारा इंडक्टर लगा है और कैपेसिटर लगा है, ठीक। तो सबसे पहले जेड निकालेंगे, तो ये इंडक्टर ये लगा तो ये हट गया, तो क्या बचे, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट साफ, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी मोटा मोटी। उसी तरीके से शिखर मान जेड के यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी को पुट कर दिए। अब कालांतर की बात करें, कालांतर क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, चूंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब आर बराबर क्या है 0,
तो यहां से हम लोग क्या लिखते हैं, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई 0, किसी भी चीज को 0 से भाग दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और 10 फाई इक्वल्स टू कितना, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 10 90 के, तो यहां से हम लोग फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। इतना सा आसान। सेम कहानी पावर फैक्टर इक्वल्स टू R बाई जेड, आर चूंकि क्या है, R बराबर क्या है 0, तो R 0 मतलब सिंपल सा 0 बाई जेड, तो ये जेड 0 बाई जेड बराबर क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो सबको क्या करना है, रिलेट करके याद रखना है। आप रिलेट करके याद रखोगे सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पावर इन एसी सर्किट, एसी परिपथ में शक्ति के बारे में। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यदि हम सिंपल सा एवरेज पावर की, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, एवरेज पावर होता है। तो एवरेज पावर के लिए सिंपल से याद रखेंगे ERMS IRMS cos फाई, ठीक है। cos फाई मतलब R बाई जेड, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन एन AC सर्किट ओवर ए फुल साइकिल, मतलब एसी परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए तात्क्षणिक शक्ति के औसत मान को क्या कहते हैं, औसत शक्ति कहते हैं। तो उसमें कहानी कुछ भी याद नहीं रखना है, सिंपल सा याद क्या रखना है, फॉर्मूला ERMS IRMS इंटू कॉस फाई, या सिंपल सा कह सकते हैं E0 बाई रूट 2 I0 बाई रूट 2, या सिंपल सा E0 I0 बाई 2 इंटू कॉस फाई। यही फॉर्मूला, अपने को इसका जरूरत नहीं पड़ने होने वाला है, सिंपल सा याद रखेंगे। पावर के लिए सिंपल सा ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, ठीक है। और दूसरा होता है एपरेंट पावर या वर्चुअल पावर, मतलब आभासी शक्ति, द प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट वोल्टेज एंड एपरेंट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एपरेंट पावर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब कह सकते हैं परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के आभासी मानों के गुणनफल को क्या कहते हैं, आभासी शक्ति कहते हैं। और इसका फॉर्मूला ये रहता है ERMS IRMS, सिंपल सा। तो अपने को याद किसको रखना है, फर्स्ट वाले को याद रखना है ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। फाई क्या है, फेज एंगल है, ठीक है। ERMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है, और IRMS करंट है, RMS करंट ऑलरेडी पहले वाले में पढ़ चुके हैं। तो ज्यादा झंझट नहीं पालना है, ये वाले फॉर्मूले को याद रखना है। नेक्स्ट, अब स्पेशल केस प्योर रेसिस्टिव सर्किट की बात करें, मतलब सिर्फ जिसमें क्या हो, रेसिस्टेंस होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या है, ऑलरेडी प्योर वाली बात कर चुके हैं, ये अपना एसी, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसके पावर की बात करते हैं। तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट में याद होगा फाई इक्वल्स टू कितना था, 0 डिग्री, याद है, दोनों एक ही लाइन पे था। तो फाई इक्वल्स टू 0, इसलिए कॉस 0 इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस अपना फॉर्मूला क्या होता है, ERMS IRMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 रख दिए, तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ERMS IRMS। और इसी को यदि I को बदलना चाहेंगे किसमें, हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू R, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बाई R। तो यहाँ सिंपल सा इसको क्या होता है, IRMS की जगह पे हम लोग लिख सकते थे ERMS इंटू IRMS की जगह पे, V की जगह पे ERMS डिवाइडेड बाई R, तो ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ क्या देखने को मिला, यदि प्योर रेसिस्टिव सर्किट होगा तो पावर क्या होगा, सिंपल सा ERMS इंटू IRMS, ठीक है। और फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। लेकिन इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, मतलब जिसमें सिर्फ क्या हो, इंडक्टर लगा हो, ठीक है, प्रेरक लगा होगा, तो वहां पे फाई की वैल्यू क्या निकाले थे, पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो मतलब कॉस फाई 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। उसी तरीके से कैपेसिटिव सर्किट, मतलब जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, तो उसमें भी याद होगा जो निकाले थे एंगल कितना था, पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से क्या देखने को मिला, यदि कोई इंडक्टिव सर्किट है या रेसिस्टिव सर्किट है तो वहां पे पावर लॉस क्या होता है, 0, क्योंकि पावर कितना आया है, 0। तो लॉस होता कहाँ है, तो ऐसे सर्किट के अंदर जिसमें रेसिस्टिव सर्किट जो होगा, जिसमें रेसिस्टेंस लगा होगा, उसके अंदर पावर लॉस होता है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में पावर लॉस नहीं होता है, याद रखेंगे। क्योंकि ये देखो cos फाई की वैल्यू 0, यहाँ भी cos फाई की वैल्यू, इसलिए 0 का 0। ये दोनों टर्म को याद रखेंगे कि पावर लॉस कहाँ होता है, रेसिस्टेंस वाले में।
कैपेसिटर या इंडक्टर वाले में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर सिंपल सा कह सकते हैं रेसिस्टेंस बाय इंपीडेंस, या कह सकते हैं रेशियो ऑफ ओमिक रेसिस्टेंस एंड इंपीडेंस, मतलब ओमिक प्रतिरोध R और प्रतिबाधा Z के अनुपात को क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक कहते हैं। समटाइम दूसरा डेफिनेशन भी होता है ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर, मतलब वास्तविक शक्ति बाय आभासी शक्ति। अभी जस्ट देखो इन दोनों का रेशियो को भी क्या कहते हैं? पावर फैक्टर कहते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से। याद होगा शक्ति गुणांक इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, तो R/Z डायरेक्ट यूज किए थे, और Z बराबर क्या फॉर्मूला होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये पावर फैक्टर याद रखेंगे, ऑलरेडी इसको हम पहले बोले थे कि बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो cos फाई इक्वल टू R/Z। तो मैक्सिमम केस में आप एक ही काम सबसे पहले करोगे, फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपको आता है, डेफिनेशन नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट अपना है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, मतलब विद्युतीय अनुनाद। मतलब ये अपना एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि XL बराबर XC हो जाता है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेजोनेंस कंडीशन कह सकते हैं, रेजोनेंस कह सकते हैं सिंपल सा। तो क्या सकते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इन एन LRC सर्किट इफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब कैपेसिटी बोले तो XC, ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL आर इक्वल, क्या हो जाए? इक्वल, मतलब XL बराबर क्या हो जाए? XC के। ठीक है, फॉर एन अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी एंड द करंट फ्लोइंग, जो करंट की वैल्यू जो हो जाए वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। इसको क्या कहते हैं? इस कंडीशन में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं। मतलब XL बराबर XC और I की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। यदि किसी LRC परिपथ में किसी दी गई आवृत्ति और प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारतीय प्रतिघात और प्रेरक प्रतिघात क्या होगा? मान बराबर हो और परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगा? अधिकतम होगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? विद्युतीय अनुनाद कहा जाता है। याद रहेगा। तो XL बराबर XC, इसका मतलब क्या है? V इक्वल्स टू I इंटू R होता है। दोनों साइड I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो VL बराबर VC हो जाएगा। ठीक है, और XL बराबर XC को हम लिख सकते हैं, XL बराबर क्या होता है? ओमेगा L, XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा C। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते तो क्या ओमेगा इस साइड आ जाता, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC होता। अब ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं? यदि हम इस साइड और आ जाते तो ओमेगा बराबर क्या हो जाता? √1/LC। चूंकि ये कंडीशन किसके लिए आया है? रेजोनेंस के लिए आया है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हैं, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की यदि हम बात करें, आवृत्ति की बात करें, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? 2π इंटू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, FR लिख लो ज्यादा अच्छा है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/√LC। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या होता है? 1/2π√LC। इतनी सी कहानी। तो सबको याद रखना है, टॉपिक छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेगा, आराम से समझ के, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है। तो ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC, या लिख सकते हैं सिंपल सा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2π√LC। याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट, अब रेजोनेंस कंडीशन की यदि हम बात करें तो I इक्वल्स टू क्या होता है? E/Z होता था। तो E मतलब E0 डिवाइडेड बाय Z। अब यहाँ पे क्या हम देखे थे? रेजोनेंस कंडीशन में हमारा XL बराबर क्या था? XC के। तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं E0/R। I0 बराबर क्या होता था? E0/Z। ठीक है, तो E0/R। अब चूंकि ये टर्म हट गया है तो कह सकते हैं जो बट्टा में चीज है, भागा में जितनी चीजें हैं, उसमें वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब क्या है कि इसका मान अब बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कह सकते हैं E0/R क्या हो जाएगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। कितनी हो जाएगी? E0/R हो जाएगी। ठीक है, अब फेज एंगल की बात करें तो tan phi इक्वल्स टू XL माइनस XC/R होता है। अब XL XC के बराबर है तो मतलब कह सकते हैं दोनों का माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो tan phi इक्वल्स टू 0, तो phi बराबर क्या लिखेंगे? 0 कब आता है? 0 पे, तो tan 0 डिग्री पे, तो phi बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, cos phi की यदि हम बात करें, cos phi क्या होता है? R/Z होता है। R Z का Z, चूंकि ये दोनों क्या है?
बराबर है, तो ये पूरा पूरा टर्म साफ मतलब 0। तो आर स्क्वायर बाई रूट अंडर क्या चीज हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर का मतलब आर, तो आर बाई आर मतलब 1। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू 1, पावर फैक्टर 1। फेज एंगल फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और यदि हम पावर की बात करें, पावर इक्वल टू पढ़े थे आई आर एम एस ई आर एम एस इंटू कॉस फाई, फाई की वैल्यू कितनी 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉस फाई में कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1, ये क्या हो जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस। तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो क्या क्या याद रखना है, रेजोनेंस कंडीशन के लिए फाई की वैल्यू 0 डिग्री, कॉस फाई की वैल्यू 1, पावर मैक्सिमम कंज्यूम करेगा, करंट मैक्सिमम होगा, एक्सएल बराबर एक्ससी होगा। ठीक है, इतने सारी चीजें को ध्यान में रखना है। देखने में लग रहा होगा छोटा, लग नहीं रहा होगा, छोटा है भी नहीं वैसे। ठीक है, तो पावर फैक्टर समझ में आया, पावर समझ में आया, एक्स एल आर सी तीनों के लिए कंडीशन समझ आया, एल आर आर सी ये सब चीजें उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, एसी है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या कह सकते हैं विशेषता गुणांक, सब जगह विशेषता गुणांक लिखा होता है, कहीं पे लिखा होता है गुणता कारक, क्योंकि आप हिंदी में ना किसी भी नाम को ना बदलने का फैशन रहता है। ठीक है, इंग्लिश में क्यू फैक्टर ही सब जगह, क्वालिटी फैक्टर ही सब जगह लिखेगा, लेकिन हिंदी में कहीं पे विशेषता गुणांक लिखा होगा, कहीं गुणता कारक लिखा हुआ होगा। तो इंग्लिश इसलिए बोलते हैं बार बार, टर्म्स को याद रखना है। ये क्या होता है, रेशियो होता है इंडक्टिव वोल्टेज बाय रेसिस्टिव वोल्टेज का। तो कैसे इन ए सीरीज एलआरसी रेजोनेंट सर्किट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल और सी टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस इज कॉल्ड क्यू फैक्टर। मतलब VL बाय किसका कह रहे हैं, एल या सी का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VL डिवाइडेड किसके कारण, रेसिस्टेंस के कारण। तो कह सकते हैं अनुनाद परिपथ में एल या सी के विभवांतर, एल का विभवांतर सी का विभवांतर एवं प्रतिरोध के विभवांतर मतलब VR से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यू फैक्टर बन जाएगा। अब चलो VL, V को क्या लिख सकते, देखो V इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू आर। तो यहाँ पे VL की बात करें तो इंडक्टर का तो करंट का करंट, और R क्या होगा अपना XL। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं VL इक्वल्स टू I इंटू XL का मतलब ओमेगा L। और चूंकि रिजोनेंट कंडीशन की बात है तो R लगा दिए, तो I ओमेगा आर एल, I ओमेगा आर एल। ठीक है, और रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा V इक्वल्स टू I इंटू आर, V इक्वल्स टू I इंटू आर। उसी तरीके से यहाँ VC की बात करते तो VC इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू XC। ठीक है, तो I XC का मतलब 1 बाई ओमेगा C, और रेजोनेंस कंडीशन की बात करें तो R लगा दिए, तो लिख सकते 1 बाई ओमेगा आर इंटू सी इंटू आई। ठीक है, अब यहां से क्या कट गया, I से I साफ हो गया, यहां से I से I साफ हो गया, तो क्या बच गया ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। और ठीक है, और यहां से क्या बच गया, ये ओमेगा सी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई, चलो यहां लिख लेते हैं, यहां से क्या मिलता है अपना 1 बाई सी आर इंटू 1 बाई ओमेगा आर। ठीक है, और यहां से यदि हम लिखते तो क्या लिखते, ओमेगा आर इंटू एल बाई आर। ओमेगा आर बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1 बाई रूट अंडर एल सी, ओमेगा आर बराबर हमको पता है ना 1 बाई रूट अंडर एल सी। तो ओमेगा आर के यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर एल सी रख दिया एल बाई आर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर एल रूट अंडर सी इंटू एल को लिख सकते हैं रूट अंडर एल इंटू रूट अंडर एल डिवाइडेड बाई आर। ये से ये साफ, तो यहाँ से क्या बचा, अंदर था रूट अंडर, तो यहाँ रूट अंडर एल ऊपर, नीचे रूट अंडर सी इंटू 1 बाई आर। ये क्या हो जाएगा 1 बाई आर, 1 बाई आर इंटू रूट अंडर एल बाई सी, 1 बाई आर रूट अंडर एल बाई सी। उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर सी और ये सी साफ हो जाएगा, क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करते तो क्या लिखते, रूट अंडर एल इंटू रूट अंडर सी इंटू 1 बाई रूट अंडर सी इंटू आर। ये सी ये साफ, यहाँ से क्या बचता है रूट अंडर एल डिवाइडेड बाई रूट अंडर सी इंटू 1 बाई आर। इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई आर रूट अंडर एल बाई सी।
क्यू फैक्टर समझ में आया, 1/r√L/c, इसको याद रखना है क्यू फैक्टर के लिए, ठीक है। ओमेगा बराबर 1/√LC, ये भी याद रखेंगे। रेजोनेंस कंडीशन को याद रखेंगे, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, ओमेगा 1/√LC, और एक्सएल बराबर XC, आई मैक्सिमम होता है, पावर कंजम्पशन मैक्सिमम होता है। इस सारी चीजों को क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वाटलेस करंट, मतलब एक ऐसा करंट जो वाट मतलब एनर्जी कह सकते हैं, पावर, वाट का यूनिट किसका, वाट यूनिट होता है पावर का, तो वैसा ही कह सकते हैं करंट जो कोई पावर लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, वाटलेस करंट कहेंगे। तो कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ करंट विच कंज्यूम नो पावर, मतलब जो कोई पावर कंज्यूम नहीं करा, फॉर इट्स मेंटेनेंस इन दिस सर्किट, मतलब सर्किट में रहने के लिए, ठीक है, इज कॉल्ड वाटलेस करंट या आइडल करंट। तो धारा का वह घटक जो औसत शक्ति व्यय में कोई योगदान नहीं देता है, तो उसको क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। याद होगा किस समय करंट की वैल्यू, पावर की वैल्यू 0 हो जाती थी, जब रेसिस्टेंस को हटा लेते, सिर्फ कैपेसिटिव होता या रिएक्टिव होता, मतलब कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट होता, इंडक्टर या कैपेसिटर लगा होता, तो उस समय पावर लॉस क्या होता था, 0। तो कहते हैं यदि हम R यदि 0 कर दिया जाए, ठीक है, रेसिस्टेंस को हटा दिया जाए, तो cos फाई बराबर क्या, 0, इसलिए पावर 0। ऑलरेडी निकाल चुके हैं एवरेज पावर, ठीक है। कैपेसिटिव रेसिस्टिव दोनों के लिए पावर क्या आया था, 0 आया था। तब उसी तरीके से यदि मान लो ये अपना IRMS है, ये अपना क्या है, EMF है, ये क्या है, IRMS है, तो इसका एक कंपोनेंट किस साइड बनेगा, ERMS की तरफ, एक इसके परपेंडिकुलर बनेगा। तो जो उसके साइड है उस समय IRMS और ERMS के बीच का एंगल यदि बोला जाए तो क्या होता है, एंगल इन दोनों के बीच का कितना, 0 डिग्री है, cos 0 की वैल्यू 1, तो मतलब यहां से अपने को क्या मिल जाता, पावर लॉस होता। लेकिन इस केस की बात करें तो इस वाले में और इस वाले में दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के लिए यदि फेज की बात करते तो एंगल कितना होता है, 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो इस वाले कंपोनेंट के कारण आपको पावर लॉस नहीं होता। तो यही IRMS sin फाई जो होता है, यही होता है कौन सी, वाटलेस करंट, ठीक है। तो कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ IRMS cos थीटा जनरेट्स पावर विथ ERMS, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है। लेकिन वाटलेस करंट जो IRMS होता है, IRMS sin थीटा होता है, उसको वाटलेस करंट कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, यहाँ पे एंगल दोनों के बीच का कितना का है, E के बीच का और IRMS sin फाई के बीच का, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 है, और cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए पावर लॉस क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला वाटलेस करंट के लिए, तो IRMS sin फाई आपको वाटलेस करंट रहता है। यदि एंगल की, दोनों के एंगल की बात करें तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 90 डिग्री। और cos फाई मतलब cos 90 की वैल्यू 0, तो कह सकते हैं पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। छोटा छोटा टर्म्स है, उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। ग्राफ जितने अच्छे से समझिएगा उतने अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है कहानी, ठीक है। चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कह रहा है, द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्टेन AC सर्किट इज 50 ओम। इम्पीडेंस बोला जाए मतलब प्रत्यावर्ती परिपथ धारा का प्रतिघात, Z कितना है, 50 ओम है, ठीक है। इफ द नेट रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज 25 ओम, मतलब यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध 25 ओम है, मतलब रेजिस्टेंस कितना देके रखा है, 25 ओम, ठीक है। देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी, तो परिपथ की शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर cos फाई क्या होता है, R/Z, R कितना 25, Z कितना 50, तो 1/2 मतलब 0.5, 0.5, एकदम आसान था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ AC सोर्स, मतलब एक रेसिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, इसको हमने एक AC सोर्स के साथ जोड़ दिया, ठीक है। मतलब एक प्रतिरोध तथा एक संधारित्र को प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। यही संधारित्र पर विभवांतर 5 वोल्ट है, किसके,
5 वोल्ट है, ठीक है, ओके 5 वोल्ट, देन एंड दैट अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट, और प्रतिरोध पे कितना है 12 वोल्ट है, लो 12 वोल्ट प्रतिरोध पे है, ठीक है। तब आरोपित वोल्टेज कितना होगा, तो याद होगा V क्या इक्वेशन पढ़े थे, V इज इक्वल्स टू रूट अंडर VR का स्क्वायर प्लस XL मतलब VL का स्क्वायर माइनस VC का VL माइनस VC का स्क्वायर, एक इक्वेशन था, ठीक है। तो वोल्टेज आपको देखे रेसिस्टेंस के लिए कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस VL इंडक्टर तो है नहीं 0 माइनस VC कितना है 5 का स्क्वायर, ये हो गया कितना प्लस 25, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 169, तो ये किसका होता है 13, तो 13 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 13 वोल्ट, एकदम आसान था। तो ये वाला इक्वेशन यदि याद होगा अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं। नेक्स्ट, कैन एसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर द सर्किट लैग बिहाइंड, मतलब एसी परिपथ में केवल एक संधारित्र है, तो सिर्फ संधारित्र रहता था तो क्या होता था, याद हुआ कहानी, ये अपना EMF और संधारित्र के लिए, ठीक है, आई ऐसा कुछ होता था, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, याद है, चलो ठीक है। इन एसी सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर, ठीक है, द करंट, एसी परिपथ केवल एक संधारित्र है तो धारा होगी, तो धारा क्या है वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो पहला क्या रहा है लैग बिहाइंड, करंट जो है लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, लैग मतलब पीछे चलना, तो कला में वोल्टेज पाई बाय 2 से पीछे चल रहा है, धारा क्या है वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे चल रहा है, नहीं चल रहा भैया ये गलत है, ठीक है। दूसरा कह रहा है लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 इन फेज, मतलब वोल्टेज को लीड कर रहा है कितना पाई बाय 2 से, कला में वोल्टेज पाई बाय 2 से आगे है, वोल्टेज से पाई बाय 2 से वोल्टेज से पाई बाय 2 से आगे, तो हिंदी में लिखने में मजा नहीं आया, लीड द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, तो वोल्टेज से क्या है पाई बाय 2 से आगे चल रहा है, बात खत्म, पाई से तो कुछ कहानी ही नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज इतना, मतलब आपको एक आई के लिए दे के रखा है कितना 2 sin 100 पाई t प्लस पाई बाई 3, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे के रखा एम्पियर हो, तो धारा का अधिकतम मान प्रथम बार होगा, द करंट विल बी मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम, करंट मैक्सिमम कब होता है, याद होगा पिछले क्लास में ही बताए थे, कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनता है, ये होता है पूरा t, ये होता है t/2 और t/4 पे क्या मिलता है अपने को फर्स्ट टाइम मैक्सिमम, ये t तक के लिए मतलब ये होता है 2 पाई, इसको कहते हैं पाई, और ये क्या हो जाएगा पाई बाई कितना 2, तो t/2 का मतलब पाई बाई सॉरी t/2, ये हो जाएगा 2 पाई पाई, और ये हो जाएगा पाई बाई 2, और ये हो जाएगा t/4, ठीक है। तो फेज कितने एंगल पे बना पाई बाई 2 पे जब रहेगा उसमें मैक्सिमम मिलेगा, तो यहाँ एंगल ये है ना, तो इस फेज को कितने के बराबर होना पड़ेगा पाई बाई 2 के, तो 100 पाई t बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, ये हो जाएगा कितना पाई बाई 6, ठीक है। तो इस पाई से ये पाई गया, तो t बराबर क्या हो जाएगा 1/600 सेकेंड, तो 1/600 सेकेंड, याद रहेगा, छोटू सा है, तो आंसर क्या होगा इसका डी। नेक्स्ट, क्या द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स ऑफ द सर्किट बिकम मैक्सिमम व्हेन, किसी एसी स्रोत द्वारा परिपथ में दी गई शक्ति का मान अधिकतम कब होता है, पावर मैक्सिमम कब होता है, याद होगा एक्सएल बराबर एक्सी जब होता है तब होता है, याद है। नेक्स्ट कह रहा है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टर इज, एक विशुद्ध प्रेरक मतलब प्योर इंडक्टर
में अपव्यय होने वाली औसत शक्ति होती है। देखो सिर्फ क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है एसी सर्किट के अंदर। तो इससे पावर लॉस क्या होता था, पढ़े थे अभी जस्ट, रेसिस्टेंस में सिर्फ पावर लॉस होता है, इंडक्टर कैपेसिटर में नहीं होता है, तो यहाँ क्या होगा, जीरो, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, रसिस्टर 30 ओम, इंडक्टर रेसिस्टेंस 10 और कैपेसिटर का रेसिस्टेंस कितना दिया है, रिएक्टेंस 10 ओम, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी वोल्टेज सोर्स इतना, ठीक है। वोल्टेज का इक्वेशन आपको दे के रखा है। द करंट इन दिस सर्किट इज, तो करंट पूछा जा रहा है आपसे, एक प्रतिरोध इतना, प्रेरणीय प्रतिघात इतना, धारितीय प्रतिघात इतना को श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज स्रोत से जोड़ा जाता है। तो जो है तो परिपथ में धारा कितनी होगी, तो जो किसी परिपथ में जो धारा होती है कौन सी धारा होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो इक्वेशन दिया उसको पहले लिख लेते हैं, E इक्वल्स टू कितना दिया है 300√2 साइन ओमेगा टी। तो हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है, V बाई आर। तो चूंकि हमको I RMS निकालना है तो क्या हो जाएगा, V RMS डिवाइडेड बाई R के जगह चूंकि बहुत सारे लगे हुए हैं तो क्या लगेंगे यहाँ पे Z। चलिए बारी बारी से सब कुछ निकालते हैं। सबसे पहले इसमें V नॉट क्या है, V नॉट आपको क्या दे के रखा है 300√2 √2। तो V RMS बराबर क्या होता है, V नॉट बाई √2। तो क्या हो जाएगा 300√2 डिवाइडेड बाई √2, ये हो जाएगा 300 वोल्ट V RMS। अब अपने को Z चाहिए, Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। रेसिस्टेंस के कारण आपको कितना दे के रखा है, प्रतिरोध के कारण 30 का स्क्वायर प्लस XL, इंडक्टर के लिए 10, XC प्रतिघात किसके लिए, धारिता के लिए 10। तो यहां से क्या हो गया √30 का स्क्वायर मतलब 30 ओम, ठीक है। अपने को क्या निकालना था, VRMS बाई Z। तो यहाँ चलो IRMS इज इक्वल्स टू बाई Z। VRMS की वैल्यू कितनी निकाले हैं 300, Z की वैल्यू कितनी 30, क्या हो जाएगा 1 2 3 से 3 मतलब 10 क्या चीज एम्पियर IRMS। तो क्या हो जाएगा 10 एम्पियर, बात खत्म, इतनी सी कहानी थी करनी। नेक्स्ट क्या करें इन LRC सर्किट एट रेजोनेंस, LRC परिपथ में अनुनाद की स्थिति पर क्या होता है, प्रतिबाधा अधिकतम होती है, ऐसा कुछ तो नहीं था। धारा से π/2 वोल्टेज की वृद्धि होती है, ऐसा भी। धारा प्रतिरोध एक ही कला में होते हैं, द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। याद होगा वहां पे फाई की वैल्यू क्या निकाले थे, 0 निकाले थे, याद है। तो दोनों क्या होंगे, एक ही कला में होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। करंट तो मैक्सिमम होता है तो याद है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट द पावर फैक्टर ऑफ LRC सर्किट एट रेजोनेंस, पावर फैक्टर cos फाई, फाई की वैल्यू 0 तो cos फाई की वैल्यू कितना निकाले थे 1, तो 1, बात खत्म। नेक्स्ट क्या द इंडक्टेंस ऑफ 1 मिली हेनरी, ए कंडेंसर of 10 microfarad and a resistance of 50 ohm are connected in series. The resistance of inductor and condenser are same, ठीक है। The inductance of either of them is, मतलब एक श्रेणी परिपथ में इतने ओम का एक प्रतिरोध है, इतना का एक प्रेरकत्व है और इतने माइक्रोफैराड का एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रेरक और संधारित्र के प्रतिघात समान है, मतलब XL बराबर क्या है XC के है, ठीक है। इसमें से किसी एक का प्रतिघात निकालिए, या तो XL निकालिए या XC निकालिए। तो चलिए XL बराबर XC है, तो XL बराबर क्या है XL बराबर ओमेगा L और XC बराबर 1/ओमेगा C। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1/√LC, ऑलरेडी पहले भी निकाले हैं, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है 1/√, L की वैल्यू कितनी है प्रेरक को तो 1 मिली हेनरी, मतलब आपको L कितना दे के रखा है 1 मिली हेनरी,
मतलब 1 डेसी सेंटीमिली 10⁻³ हेनरी, और C की वैल्यू देके रखा है 10 माइक्रोफेराड, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो। ओमेगा बराबर क्या चीज, 1/√L/C। 1/√L की वैल्यू कितनी, 10⁻³ और C की वैल्यू, इसको सॉल्व करते तो 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/10⁻, कितना, -8 रूट अंडर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/10⁻⁻4, तो आंसर हो जाता 10⁻4 ओमेगा रेडियन पर सेकंड में। अब दोनों में से किसी एक के, या एक्सएल निकालो या एक्सी निकालो, एक्सएल निकालो, लो एक्सएल बराबर क्या है, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 10⁻4 और एल बराबर कितना है 10⁻⁻3, ये कितना हो जाएगा 10 ओम। इसको लिख सकते हैं ना 10⁻⁻3, 1 इंटू 10⁻⁻3 को 10⁻⁻3 लिख सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 ओम। ठीक, नेक्स्ट, क्या रेसिस्टेंस ऑफ 500 ओम ए इंडक्टर ऑफ इतना हेनरी अर्थ सीरीज विथ एसी विथ वोल्टेज इतना था, पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 500 ओम के एक प्रतिरोध को इतना हेनरी के एकत्व में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया, प्रत्यावर्ती धारा V इक्वल्स टू इतना के साथ जोड़ा गया। ठीक है, इस संयोजन का शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होता है, सिंपल सा R/Z। ठीक है, तो R आपको दे के रखा है, Z की वैल्यू भी दे के रखा है। चलिए, cos फाई इक्वल्स टू क्या होता है R/Z, R तो R है, Z मतलब √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, R तो R है, √R², और चूंकि किसको जोड़ा है, प्रेरकत्व को जोड़ा है, कैपेसिटर है नहीं, तो सिंपल सा ये क्या हो जाएगा प्लस XL का स्क्वायर, तो R तो R है, √R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब L तो अपने को पता है और ओमेगा भी पता है, देखो कहाँ ओमेगा पता है, ये होता है ओमेगा टी, ओमेगा टी बराबर 1000 टी, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया 1000 मतलब 10⁻3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, cos फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइडेड बाई √500 का स्क्वायर प्लस ओमेगा मतलब 10⁻3, और L की वैल्यू कितनी है L 0.5। सॉल्व करेंगे 500 डिवाइडेड बाई √, ये हो जाएगा 10⁻2, यहाँ भी है 10⁻2 यहाँ पर भी है। ठीक है, 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻2 का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी 10⁻2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻2, यहाँ से बाहर निकल जाएगा 10⁻2, और यहाँ से हो जाएगा 5 और यहाँ से भी हो जाएगा 5, तो 5 + 5 10, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको ही मिटाओ, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 25, तो 25 25 50, यहाँ से आ जाए कितना 500 डिवाइडेड बाई 5√2 इंटू यहाँ से 100, 1 2 1 2 5 5, 1/√2। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, सिंपल है, मैथमेटिक्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ ए प्योर कैपेसिटर इज 1 फैराड, द डीसी सर्किट इट्स इफेक्टिव रेसिस्टेंस विल बी। एक डीसी सर्किट के अंदर आपको क्या पूछा है, शुद्ध संधारित्र की धारिता 1 फैराड है। ठीक है, जिस धारा परिपथ में इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा,
धारिता, याद होगा धारिता का एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा ओमेगा सी। अब चूंकि डीसी की बात करते हैं, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2π इंटू सी। अब फ्रीक्वेंसी होता है डीसी का 0, मतलब ये पूरा टर्म 0, मतलब 1/0, मतलब इनफाइनाइट। आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ 40 ओम एंड इंडक्टेंस इतना मिली हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 50 साइकिल पर सेकंड एसी। द इम्पीडेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी नियरली। आपको फ्रीक्वेंसी देख के रखा है कितना 50 साइकिल पर सेकंड, ये प्रतिरोध है मतलब आर देख के रखा है 40 ओम, ठीक है, और आपको क्या एल देख के रखा है 95.5 मिली हेनरी, ठीक है, श्रेणीबद्ध है। तो श्रेणी के प्रतिबाधा निकालिए, तो प्रतिबाधा निकालना है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा √r² प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। अब आप ओमेगा एल कह रहे हैं, हम भी क्या क्या कर रहे हैं, एक्सएल, ठीक है। अब एक्सएल निकाल सकते हो, एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल होता है। एक्सएल में ओमेगा मतलब 2πn, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, एल पता ही है, आर पता ही, सब कुछ तो पता ही है, निकाल देंगे, ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज ए 5 ओम रेसिस्टेंस इन एसी सर्किट इंडक्टेंस इतना, मतलब आपको क्या दे के रखा है एल बराबर कितना 0.1 हेनरी दे के रखा है, ठीक है। इज कनेक्टेड विथ इन ए सीरीज इफ इक्वेशन ऑफ एसी इक्वल्स टू इतना देन द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस करंट एंड ईएमएफ। आपको रेसिस्टेंस दे के रखा है कितना 5 ओम। आपको क्या पूछ रहा है कालांतर फेज डिफरेंस, तो उसके लिए क्या लिखेंगे tan phi, तो tan phi इक्वल्स टू क्या होता है XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। चूंकि C तो है नहीं तो सिंपल सा XL बाई R। XL बराबर क्या होता है ओमेगा L डिवाइडेड बाई R। ओमेगा बराबर कितना, ओमेगा बराबर 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π फ्रीक्वेंसी इंटू L डिवाइडेड बाई R। 2π फ्रीक्वेंसी कितना दिया है ओमेगा टी बराबर कितना 50, ठीक है, टी, तो इसलिए यहां से ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 50। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखने की जरूरत क्या दिए हैं, ओमेगा बराबर कितना आ गया 50, एल की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 और आर की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/5 मतलब 1, तो tan phi इज इक्वल्स टू 1, तो phi इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45, मतलब कह सकते हैं π/4, π/4 यूं करना था। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको क्या होगा ज्यादा समझ में आएगा हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नेक्स्ट एसी सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस और करंट और पोटेंशियल इज, एक धारितीय एसी परिपथ में धारा विभव से धारितीय कैपेसिटर की बात हो रही है, तो कैपेसिटर केस में क्या था ये होता था आई, तो धारा जो है विभव से क्या है आगे है, कितना अग्रगामी है, तो क्या होगा अग्रगामी फॉरवर्डेड होगा। इतना सा तो क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट ए कॉइल ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस इतना ओम रेजिस्टेंस इतना प्लेस्ड इन ए सीरीज विथ ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर इतना रेजिस्टेंस इतना, the combination is connected to an AC source of 110 volt, the power factor of the circuit is, power factor मतलब cos phi, cos phi बोले तो cos phi इक्वल्स टू क्या था R/Z, यही था ना, तो R निकाल Z निकाल लीजिए, R आपको दे के रखा है और Z भी आपको, Z तो निकाल ही सकते हैं आपको दे के रखा है, सर एक तो क्या है कॉइल ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टर का 31 ओम दे के रखा है, रेजिस्टेंस से कहा 8 ओम दे के रखा है, 25 ओम किसे कहा था, तो R/Z होता है, तो R/Z से निकाल लीजिए, ठीक है। तो आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा ए आएगा, इतना बना सकते हैं, बनाइए।
नेक्स्ट क्या रहा है, करंट ऑफ 25/5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पासिंग थ्रू एसी सर्किट हैविंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 100 ओम, एल कितना, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो फेज डिफरेंस के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, tan फाई निकालिए, बनाइए, इजी है। शक्ति गुणांक बराबर होता है आर बाई जेड के, अभी जानते ही हैं, बात खत्म। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा, धारिता युक्त में कालांतर कितने का होता है, 45 90 का होता है, तो बी तो ऑलरेडी बता चुके हैं। आरएलसी श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है, ठीक है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा, मतलब मैक्सिमम करंट के लिए बात होती है, तो कब होता है, ओमेगा बराबर 1/√LC, ऑलरेडी निकाले हैं। सी प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम, कितना बार कर चुके हैं। ए एसी परिपथ में शक्ति केवल वह होती है, किसमें होती है, प्रतिरोध में होती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक एवरेज IRMS ERMS cos फाई डी, ये सब तो एकदम इजी है। LR परिपथ की प्रतिबाधा LR √R² प्लस XL का स्क्वायर, तो XL मतलब ओमेगा इंटू एल डी। किसी LR से परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर कितने का होता है, कालांतर 0 डिग्री का, पढ़ा चुके हैं, तो डी। नेक्स्ट LR परिपथ में कालांतर होता है, LR परिपथ है tan XL माइनस XC, तो LR है तो XL, तो XL मतलब ओमेगा L, तो हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L बाई R, इतना। सी ऑलरेडी बात कर चुके, सब पढ़ा हुआ है। अब इसमें आपको क्या पूछा था, इन 2000 कितना TRE 1.04 था, एक प्रेरकत्व एक प्रतिरोध एक संधारित्र के श्रेणी क्रम में एक एसी स्रोत से जोड़ा गया है, तो अति न्यून मान से स्रोत की आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगा, एक इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एसी सोर्स विथ इंक्रीज द सोर्स फ्रीक्वेंसी स्लाइटली फ्रॉम ए वेरी लो वैल्यू द रिएक्टेंस स्लाइटली फ्रॉम द वेरी लो वैल्यू, तो मतलब वेरी लो का मतलब 0 के आसपास, ठीक है। तो प्रेरक का प्रतिघात बढ़ता है, तो चूंकि प्रेरक के लिए बात करें तो एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, तो यदि फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं 2 पाई इंटू एल, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो प्रेरक का प्रतिघात क्या होगा, बढ़ेगा ही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सएल, ठीक है। इंडक्टर कैपेसिटर इंक्रीज, प्रेरक संधारित्र की प्रतिघात बढ़ता है, तो प्रेरक और संधारित्र दोनों की नहीं बढ़ेगा, भैया ऑलरेडी बता चुके हैं। कैपेसिटर इंक्रीज, संधारित्र की प्रतिघात बढ़ेगा, संधारित्र की तो बढ़ेगा नहीं, इंडक्टर का तो बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। दूसरा कह रहा है यदि प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो LRC परिपथ में गुणता कारक, वही पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोध के साथ ऑलरेडी समझा चुके हैं, आर के साथ क्यों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो घटेगा। परिपथ विद्युत धारा कब वाटहीन होती है, जब पावर लॉस 0 होता है, तो व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ करंट इज 0, द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट इज 0, या कह सकते हैं जब परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऑलरेडी बताए थे R बराबर 0। तो ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं अभी जस्ट, ठीक। पावर फैक्टर ऑलरेडी बता चुके हैं, किसके लिए, वाटहीन धारा के लिए। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। देखो एस्टेट में क्वेश्चन पूछा है फ्रीक्वेंसी के लिए, पूछा है ना, तो 1/2 पाई √L से निकाल के भी दिखाए थे। ये भी एस्टेट 2023 में आपसे पूछा है, क्या निकालने के लिए पूछा था, tan फाई का मान क्या होगा निकाल सकते हैं फेज के लिए। सब कुछ आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। ये भी एस्टेट में पूछा है √LC का क्या होगा यूनिट, LC, और यदि याद है आपको क्या था, LC क्या होता, टाइम कांस्टेंट होता था, याद है, तो टाइम कांस्टेंट का समय होता था, इसका क्या हो जाता, सिंपल सा, या इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, √LC मतलब ओमेगा क्या कह सकते हैं, पर यूनिट टाइम, इसका सेकंड निकाल सकते हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। उस तरह यहाँ पे VRMS निकालने के लिए बोला है, VRMS बोला ना, संधारित्र का RMS वोल्टेज क्या होगा, तो करंट अभी निकाल के दिखाए थे, तो वही है वोल्टेज निकालने के लिए। सब कुछ आपको बताया जा चुका है,
कैपेसिटिव प्रतिघात ऑलरेडी बता चुके हैं। एस्टेट 2024 में पूछा है कि एसी धारा परिपथ शक्ति का क्षय कहाँ होता है, रेसिस्टेंस होता है, जस्ट बताएं। इसलिए बोलते ये सब क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड ऑलरेडी पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सा बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसको पढ़िए। हम बार बार आप लोगों को कह रहे हैं पढ़िए। इसमें क्या पूछा था, सही विकल्प चुने परिपथ में बिजली का क्षय मतलब पावर लॉस पूछ रहा है और प्रतिबाधा पूछ रहा है, सब कुछ बता चुके हैं आपको। बनाइए इसको, ये पूरा इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किए थे। 24 में क्या पूछा है, कोणीय आवृत्ति क्या जो परिपथ के अनुनाद में चलाती है, तो ओमेगा की कहानी हो गई, ओमेगा फॉर्मूला पता ही है सबको, लाके पुट कर दिए। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में